नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है सुबह से ही और सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 19,028 वोट से आगे चल रहे हैं। 14वें राउंड की गिनती में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रही हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अब तक 54,963 वोट जो है वो मिल चुके हैं। बीजेपी के दारा सिंह चौहान को अब तक 35,935 जो है वोट मिल चुके हैं। तो देखिए काफी ज्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच में। सुधाकर सिंह आगे चल रही हैं और ऐसे में मतगणना सुबह से ही हो रही है। कई राउंडिंग हो चुकी है। 14वें राउंड की गिनती जो है वो हो चुकी है और ऐसे में यहाँ पे सपा की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है और देखिए तस्वीरें लगातार धीरे धीरे करते हुए साफ हो रही है। प्रदीप सिंह मऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर जानकारी के साथ। प्रदीप, 14वें राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है या अभी की बात की जाए तो काफी ज्यादा डिफरेंस दोनों के बीच में नजर आ रहा है? जी हाँ, अब ये चरण जो है बढ़कर जो है 16वें राउंड में पहुंच गई है और लगभग 26,000 से आगे जो है ये चल रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अब यह बढ़त की जो है दर बढ़ती जा रही है और यह सब भाजपा प्रत्याशी के लिए यह परेशानी का सबब होगा। बिल्कुल, दोनों पार्टियों की यहाँ पे प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे लगी हुई है क्योंकि जहाँ समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे चुनावी प्रचार जो है काफी ज्यादा किया था, तो वहीं देखिए भाजपा भी पीछे नहीं थी। चुनावी मैदान में उन्होंने खुद मुख्यमंत्री को उतार दिया था। पिछड़ी जातियों को साधने के लिए उन्होंने संजय निषाद को उतार दिया, ब्रजेश पाठक को उतार दिया और अगर यहाँ पे झटका लगा भाजपा को तो इससे बड़ी हार कुछ नहीं हो सकती। जी बिल्कुल सही आपने जो कहा है कि घोसी उप विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से भी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, इनसे तरीके जो है लगभग 30-40 लोगों का कुनबा जो है मऊ की धरती पर आके उतर गया था। घोसी में चुनाव प्रचार भी किए लोग। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के भी समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लोग भी आए थे यहाँ पर, जैसे मसलन मुख्यमंत्री भी आए और 2 डिप्टी सीएम यहाँ रहकर कैंप भी कर रहे थे। लगातार 2 महीने तक कैंप भी किए हैं लोग, जिसमें ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, इनसे तमाम जो है लगभग 77 लोग जो है दिग्गज नेता यहाँ आकर चुनाव मैदान में रहे और अपना जो है प्रचार करते रहे। लेकिन आज मौजूदा समय में जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। वह इस कारण से कि भाजपा के प्रत्याशी अपना दल बदलते रहे उसका खामियाजा इन्हें इस चुनाव में मिल रहा है। कहा यह जा रहा था कि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी छोड़ के बीजेपी में इसलिए आए थे क्योंकि उनको केंद्रीय मंत्री की सीट चाहिए थी, कुर्सी चाहिए थी। और अगर यहाँ पे हार हुई तो डबल झटका यहाँ पे दारा सिंह चौहान को लग सकता है। जी बिल्कुल सही है। समाजवादी पार्टी की ओर से अभी सुधाकर सिंह जो है काफी बढ़त बढ़ाए हुए हैं और बढ़त का सिलसिला जो है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, वह दर बदर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी प्रदीप। इस बीच हमारे साथ अनीता अग्रवाल जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है पहले तो आपका इंडिया वॉइस पे। रिजल्ट आप भी घोसी का देख रही होंगी, क्या कहना है आपका? देखिए ऐसा है, घोसी विधानसभा जो है वो 100% जीती जाएगी क्योंकि जनता जानती है, जनता को मालूम है और जनता को वोट देना है और जनता इस समय जो है सरकार के साथ है, भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा भी जनता के साथ है। हर कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए पूरी तरीके से घोसी विधानसभा हम जीत रहे हैं। मैडम सुधाकर लीड लेके चल रहे हैं, अभी भी आपको उम्मीद है? अभी पूरा होने तो दीजिए। उम्मीद तो हम तब तक करेंगे जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। हम उम्मीद क्या छोड़ेंगे अपनी। आधे से ज्यादा तक यहाँ पे राउंड की यहाँ पे काउंटिंग हो चुकी है। देखिए जनता का जो भी निर्णय होगा वो हमें पूरी तरीके से मंजूर है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सीट को जीत रहे हैं। लेकिन दारा सिंह चौहान तो चुनाव हारते हुए नजर आ रही हैं। तो मैंने कहा ना, जनता का जो फैसला होगा हम मानेंगे, लेकिन हमें अभी पहले पूरा हो जाने दीजिए, काउंटिंग पूरी रिपोर्ट जाने दीजिए, अभी देखिए क्या होता है। ठीक है अनीता जी, हमारे साथ अशोक जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। क्या लग रहा है, क्या होगा घोसी सीट पर? देखिए मैडम, घोसी विधानसभा की जो
परिणाम चुनाव का आ जा रहा, लेकिन हम लोगों को जनता की नब्ज पहले से ही पता थी कि क्योंकि जनता वहाँ पे चिल्ला रही है और उसका जो जनता का जो ओपिनियन था यह था कि एक तरफ जो दल बदलू प्रत्याशी हैं जो अशोक जी, आपने सुना नहीं, अनीता मैम कह रही है अभी भी उम्मीद है हमें। नहीं, अब देखिए ऐसा है कि जो इस राउंड में मतगणना चल रही है, जितना बढ़त उनको मिल गई है, अब उसमें कोई ड्रेस्टिक चेंज होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है अनीता जी, हार के मायने क्या है? कि ऐसा है हार के मायने जीत के ये उपचुनाव बीच में होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी मेन तो आप जानती हैं, ऐसा तो है नहीं क्या जनता अनीता मैडम, पूरी सरकार उसी चुनाव प्रचार में उतरी थी, मुख्यमंत्री खुद गए थे चुनावी मैदान में। तो क्या हो गया, हमारे मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों सब कार्यकर्ता पहले है, बाद में मुख्यमंत्री है, कार्यकर्ता है हमारे यहाँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी अशोक जी जवाब दीजिए। तो बात है कि कार्यकर्ता पहले है, मंत्री और मुख्यमंत्री बाद में। अशोक जी जवाब दीजिए। मैं वही बता रहा था कि चुनाव हुआ था, इसको भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह से बाय हुक या बाय थ्रू दोनों तरीके से इसमें प्रयास किया कि वहाँ पे वोटिंग जनता के साथ हल करके चुनाव किसी न किसी तरह दारा सिंह चौहान के पक्ष में कन्वर्ट करने का। लेकिन वहाँ की जनता ने एक तरफा समाजवादी पार्टी की नीतियां है और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी तरफ एक तरफा अपना जन समर्थन और मतदान के माध्यम से इस चीज को दिखाने की कोशिश की है कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो इस तरह का जो प्रशासनिक दुरुपयोग जो मैडम सिर्फ यहाँ पे बात दारा सिंह चौहान की नहीं थी, ओपी राजभर की साख भी दाव पे लगी थी, यानी कि ये जोर का झटका है। देखिए ऐसा कोई झटका नहीं है, ये सब चुनाव है, इसमें हार जीत सबके साथ लगी रहती है। और उपचुनाव का वैसे भी आप देखिए, जो विधानसभा को चाहे लोकसभा को चाहे नगर निगम के चुनाव, सब में जनता ने आपका पूरी तरीके से साथ दिया है। उपचुनाव तो कभी कभी ऐसे होता है, कभी कोई हारता है कोई जीतता है, उसका इतना महत्व नहीं माना जाता ना, हम इसको महत्व को मानते हैं। अच्छा, तभी मुख्यमंत्री प्रचार के लिए गए थे अनीता जी? मैंने कहा कार्यकर्ता हम है, कार्यकर्ता पहले, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, पहले कार्यकर्ता है, बाद में कोई पद है। हमारे कार्यकर्ता की पार्टी है, हर व्यक्ति कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री भी मेरे पहले कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे पहले कार्यकर्ता है, गृह मंत्री हमारे पहले कार्यकर्ता है। हम लोग कार्यकर्ता के नाते जाते हैं, पदों के नाते नहीं जाते। अशोक जी, अब मायावती को थैंक यू बोलिए क्योंकि उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। नहीं, देखिए हम लोग पूरी घोसी की जनता का जो है धन्यवाद देते हैं। घोसी की जनता का, इस जनता ने इतना बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासनिक मशीनरी का और वहाँ पे जो इस तरह की चीजें क्रिएट करने की कोशिश की गई, दो डिप्टी सीएम और मंत्री या 20 मंत्री लगातार वहाँ पे डेरा डाले हुए थे और लगातार यही कार्य चुनाव प्रभावित करने की कोशिश किया। जनता ने सबका जवाब दे दिया, इसलिए समाजवादी पार्टी घोसी की जनता। इंडिया गठबंधन की जीत है या समाजवादी पार्टी की? हेलो अशोक जी, इंडिया गठबंधन की जीत है या सपा की? देखिए, आप दोनों बातें कर सकती हैं, इंडिया गठबंधन की जीत मान लीजिए, समाजवादी पार्टी की जीत मान लीजिए, दोनों बातें एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं। अनीता जी, यानी कि 24 से पहले इसका कोई संदेश नहीं जाएगा? अरे अब कहाँ 24 का संदेश चला जाएगा, ये बताइए। प्रधानमंत्री का इलेक्शन और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन को आप एक ईमानदारी केंद्र अरे वो केंद्र चुनाव है, अभी आप समय देखिए। और प्रधानमंत्री जी को जनता कितना प्रेम करती है, कितना स्नेह करती है, वो आप अच्छे से जानते हैं। उसके लिए ज्यादा कहना सुनने की बात नहीं है। और उन्होंने 9 साल जितना काम किया ना, शायद ही किसी ने किया। मैडम, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे थे कि 24 के लिए जीत का आगाज यहीं से होगा। सुनिए ना अनीता जी, ना आप इस तरह से नहीं कह सकती कि जो यहाँ पे एक छोटे से उपचुनाव को आप पूरे लोकसभा और केंद्रीय चुनाव में लेती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अशोक जी जवाब दीजिए। चुनाव है, अपनी जगह चुनाव है, इसको आप एक में मिलाने का कोई मतलब नहीं है, ना मिला पाएंगे। कोई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता या कोई और नहीं कह रहा है, ये सब जो है समाजवादी पार्टी इसमें खुश हो जाए। इस लोकसभा की दशा का निर्धारण करने जा रहे हैं। ये चुनाव को आप हल्के चुनाव में ले रहे हैं क्या? कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है? समाजवादी पार्टी यहाँ पे खुश हो जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता अच्छे से जानती है समाजवादी पार्टी क्या है, और आप क्या कर रहे हैं सबको मालूम है। जनता को विश्वास नहीं रह गया है। अरे जनता आपको जनता 24 से सीधे जवाब देगी, आप परेशान ना होइए, सीधा जवाब मिलेगा आपको, टेंशन ना लीजिए।
हम उत्तर प्रदेश में भी आज तक कोई पार्टी दोबारा नहीं आई है, लेकिन हमारी सरकार दोबारा आई है। ये जनता का ही प्रेम है, ऐसा नहीं है। जनता का प्रेम है, जनता का प्रेम जो है हम लोग के साथ है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। बीजेपी तो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है अनीता जी, आप कह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि हाँ, तो क्या कार्यकर्ता है ना हम लोग, कार्यकर्ता हमेशा वर्क में ही रहेगा ना। हम लोग नेता तो है नहीं। मैंने क्या कहा, हमारे मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, अध्यक्षों सब पहले कार्यकर्ता है। हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है ना, परिवारवादी पार्टी है ना, हमारे क्या कहते हैं नेताओं की पार्टी है। ये कार्यकर्ता की पार्टी है, तो कार्यकर्ता हमेशा जनता के साथ संपर्क में रहता है। अब आप उसको कहीं अच्छा, शिवपाल फैक्टर भी काम किया अशोक जी, क्योंकि शिवपाल के हाथ में आपने कमांड दिया था क्या? बिल्कुल, देखिए अशोक जी, देखिए शिवपाल जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनकी जिम्मेदारी थी, और इसमें कहीं से कोई दाग नहीं है। उन्होंने अथक प्रयास किया, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और कार्यकर्ताओं के साथ वो इतना मनोबल बढ़ा उनके नेतृत्व में कि कार्यकर्ताओं ने भी उसी अनुपात में मेहनत की। तो इस जीत के लिए पूरी समाजवादी पार्टी और पूरे नेतृत्व हमारा, वहाँ का लोकल नेतृत्व, वहाँ का कार्यकर्ता, सभी लोग इस जीत के लिए बधाई के पात्र हैं। यानी कि चाचा ने साबित कर दिया कि संगठन की काबिलियत चाचा के ही अंदर है। देखिए, समाजवादी पार्टी का संगठन हमेशा से सफल रणनीति के तहत जो चुनाव लड़ता है, आपने देखा 2022 की विधानसभा चुनाव में यही समाजवादी पार्टी संगठन था 37% वोट शेयर हासिल करने का काम किया समाजवादियों ने। अनीता जी, चलते बधाई तो दे दीजिए अशोक जी को। देखिए, पहले पूरा रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद बात की जाएगी। अभी पूरी तरीके से पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए, घोसी पे इस वक्त काउंटिंग जारी है और इस वक्त जो समाजवादी पार्टी के सुधाकर है वो आगे चल रहे हैं, सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं और काफी ज्यादा अंतराल दोनों के बीच में नजर आ रहा है। प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए आपने सुना होगा दोनों पार्टियों का अपना अपना पक्ष है। बीजेपी अभी ये कह रही है कि पूरे राउंड की काउंटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद से हम नतीजा डिसाइड करेंगे। प्रदीप को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे और इस वक्त 14वें राउंड की गिनती जो है वो हो चुकी है और ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है वो आगे चल रही है। 54,963 वोट जो है सुधाकर सिंह को अभी तक मिल चुके हैं और जो घोसी सीट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनी हुई है दोनों ही पार्टियों के लिए। बीजेपी के दारा सिंह चौहान को अब तक की बात की जाए तो 35,000 से ज़्यादा वोट मिल चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में वोटिंग की नज़र आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अहम जानकारी आ रही है। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का मामला है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने परिसर में सर्वे से रोका है। कल भी ज्ञानवापी परिसर में नहीं हुआ था एसआई सर्वे। एसआई को 2 सितंबर को कोर्ट में दाखिल करनी थी रिपोर्ट। एसआई ने कोर्ट से 8 हफ्ते का वक्त मांगा है। मुस्लिम पक्ष ने आगे सर्वे के लिए कोर्ट का आदेश मांगा है। एसआई सर्वे बढ़ाने की मांग पर आज सुनवाई होनी है, अब कुछ ही देर में सुनवाई होनी है और मामले में मुस्लिम पक्ष की अपील पर भी सुनवाई होनी है। बता दें, दोपहर 2 बजे का वक्त बताया गया था जब सुनवाई होनी, यानी कि अब से कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। सुनवाई जो है अब से कुछ ही देर में होने वाली है और एसआई सर्वे को बढ़ाने की अपील जो है उसकी याचिका दायर की गई थी। 8 हफ्ते का समय और मांगा गया था क्योंकि 2 सितंबर को रिपोर्ट सौंपनी थी। ऐसे में पूरा काम नहीं हुआ है और अभी देखिए आज और कल 2 दिन एसआई सर्वे नहीं हुआ है क्योंकि अंजुमन इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे रोक लगाई गई है और इसलिए सर्वे का काम अभी तक नहीं एक बार फिर से शुरू हो पाया है। पिछले दिन भी एसआई सर्वे नहीं हुआ था। ऐसे में 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इस मामले में सुनवाई होगी। अब से कुछ ही देर में यानी कि सुनवाई होने जा रही है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने परिसर में सर्वे से रोका है। मामले में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर भी आज सुनवाई होने जा रही है। तो जहां वक्त की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष, तो मुस्लिम पक्ष ने भी कई आपत्ति यहां पे जाहिर की है, जिस मामले में भी आज तकरीबन 2 बजे सुनवाई होनी थी, यानी कि अब से कुछ ही देर में ये सुनवाई होने जा रही है। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का ये पूरा मामला है जिसको लेकर अब मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने
परिसर का सर्वे रोका है। कल भी ज्ञानवापी परिसर में नहीं हुआ था एसआई सर्वे। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 2 बजे का वक्त दिया गया था और 2:15 हो चला है, यानी कि अब से कुछ ही देर में जो है हो सकती है कि सुनवाई होगी और अपडेट हम लेते रहेंगे, लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और एसआई ने कोर्ट से 8 हफ्ते का मांगा था समय, यानी कि 8 हफ्ते और चाहिए इस पूरे एसआई सर्वे को ख़त्म करने के लिए। इससे पहले भी कई दिनों तक एसआई सर्वे हो चुका है और आगे भी कुछ समय और चाहिए एसआई सर्वे को पूरा करने के लिए। तो मामले में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर भी जो है वो फैसला होना है। फैसला आएगा मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर और दोपहर 2 बजे का वक्त बताया गया था जब एसआई सर्वे होगी। एसआई सर्वे बढ़ाने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। 2 दिन जो है एसआई सर्वे नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने परिसर में सर्वे रोका है, यानी कि सर्वे आज भी नहीं हुआ है, आज भी नहीं होने दिया गया है। पिछले दिन भी सर्वे नहीं होने दिया था गुरुवार को, और कहा यह जा रहा है कि 2 सितंबर को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन एसआई का सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए 8 हफ्ते और चाहिए एसआई के अधिकारियों को ये सर्वे पूरा करने के लिए। कहा यह जा रहा है कि 40% तक सर्वे का काम हो गया है, आगे सर्वे के लिए और जो है तकरीबन 1.5 महीने का वक्त चाहिए, 1.5 से 2 महीने का वक्त चाहिए। इसलिए अब कोर्ट गया है हिंदू पक्ष, और हिंदू पक्ष की लगातार ये अपील की जा रही है कोर्ट से कि हमें 8 हफ्ते का समय और दे दिया जाए, यानी कि तकरीबन 2 महीने का समय और दे दिया जाए और इस 2 महीने में हम एसआई सर्वे का काम पूरा कर लेंगे। मामले में दोपहर लगभग 2 बजे सुनवाई होनी थी और 2:15 के करीब हो चुका है, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद हो सकता है कि फैसला आ जाए। इंतजार है, सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पक्ष की ओर से भी दलीलें दी गई थी और मुस्लिम पक्ष ने भी याचिका दायर की है, और वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से भी एसआई सर्वे की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। इस समय को बढ़ाने के लिए याचिका दायर की गई है, जिसपे जिला कोर्ट जो है इस पे सुनवाई करने वाला है। तो ज्ञानवापी सर्वे में एसआई सर्वे का ये पूरा मामला है और लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से सीधे विकास चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सुनवाई का वक्त 2 बजे दिया गया था, 2:20 हो चला है, कितना समय और? बिल्कुल, देखिए 2 बजे का समय नियत किया गया था और जज जो है अपने टेबल पहुंच चुके हैं। अब से कुछ बाद सुनवाई शुरू होने वाली है, जिसको लेकर हम सब इंतजार कर रहे थे। और जिला जज खास को सुनेंगे कि जो आपत्ति महसूस को जता रहा है, उसको सुन के कह रहा है कि जो 8 हफ्ते का समय ये सारी मांग हुई है वो किसी भी आधार पर नहीं है, वो अनैतिक है। तो समय हो रहा है, उसको निलंबन करने की मांग जो है लगातार मुस्लिम पक्ष को उठाया जा रहा है और एसआई सर्वे का वो विरोध कर रहा है ज्ञानवापी परिसर में। और इसी को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। काफी और जो है 7 अन्य मामलों पर भी है आज सुनवाई होने वाली है। काफी ज्यादा दिलचस्प होगा देखना क्या कुछ निकल कर आता है सुनवाई के दौरान, और क्या जो नतीजा रहा है, क्या फैसला रहेगा जज, ये भी आपको सुनाई बात होगी। जानकारी ये भी आ रही है विकास कि 2 दिन यहाँ पे एसआई सर्वे नहीं हुआ, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार को, इसके पीछे का कारण क्या है? और बिल्कुल देखिए 2 दिन सर्वे सही हुआ, क्योंकि उसमें जो है सुनवाई की जज में याचिका डाली थी कोर्ट में, तो उसकी वजह से जो है सुनवाई बाधित हुई। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं को ये लगा कि हाँ हमको जो समय दिया गया है उसमें हमने अपने एप्लीकेशन डाल दिया और कोर्ट को नकारना होगा तो कोर्ट कभी को स्वीकार नहीं करता। लेकिन कोर्ट को स्वीकार है तो निश्चित तौर पर दिखा रहा है कि कोर्ट उनकी अदालत जो है पूरे मामले को सुन लिया है, बता रहा है और पूरे मामले को सुन जाएगा। और कहीं ना कहीं इसी सरकार की जो 8 हफ्ते का समय मांग रही है और उस समय वो भी जो है दिया जाएगा। लेकिन नियम और शर्त लगाए जाएंगे, कोर्ट जो है नियम और शर्त भी तय करेगा कि आपको 3 नियमों में बचकर आगे का सर्वे करना होगा। 8 हफ्ते का समय मांगा गया है हिंदू पक्ष की ओर से, तो क्या 8 हफ्ते में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा? और पिछले कितने दिनों का समय दिया गया था कि अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है इस सर्वे का? और बिल्कुल देखिए अब ऐसा नहीं करेंगे कि 8 हफ्तों में पूरा हो पाएगा, क्योंकि देखिए हमने आज का दूसरा दिन सर्वे का, आज भी इस समय जो हम बात कर रहे थे एसआई मंदिर मौजूद है
और लगातार नई संभावनाएं तलाश रही है। आज हम क्या नया तलाश पाए, आज क्या नया खोज कर पाए। लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीतता है तो सर्वे भी जो है अपने जो अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। हालांकि देखा जाए तो मुश्किल से 50% सर्वे पूरा होता है, लेकिन आज में दूसरा जो चरण है, दूसरा चरण है जिसमें लगातार जो परेशानी की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है मूर्तियां हैं और घूंघट से आवाज आती है, तो वो काफी अहम पहलू रहेगा। दूसरे चरण में यानी जो समय माना जा रहा है, इस समय में और ग्राफिक्स से भी डिजाइन की समय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा जो ठीक है, यानी कि अब से कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। विकास, इंतजार रहेगा और हम अपने दर्शकों तक भी ये फैसला पहुंचा देंगे। नजर बनाए रखिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस की तरफ से बसंत कुमार थे मैदान में। पार्वती दास को 33,247 वोट मिले हैं। बसंत कुमार की बात की जाए तो 30,842 वोट उन्हें प्राप्त हुए हैं, यानी कि तकरीबन यहाँ पे 3,000 का आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है। 3,000 का डिफरेंशिएट यहाँ पे किया जा रहा है, यानी कि बागेश्वर में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। और बसंत कुमार ने यहाँ पे हार का सामना किया है। कांग्रेस की तरफ से बसंत कुमार मैदान में थे और ऐसे में देखिए बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। बागेश्वर सीट जो है काफी अहम थी और ऐसे में बागेश्वर में बीजेपी ने जीत दर्ज करा ली है। अब इसी पे सुनते हैं सीएम धामी का क्या कुछ बयान निकल के सामने आया है। मैं सबसे पहले तो बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार जैसे पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वे मातृशक्ति की जीत है। हमारी माताओं बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए, बागेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का और देश का विकास हो रहा है, उस विकास को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के उस क्षेत्र के लिए सपने थे, जो उनकी आशाएं थी, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर क्षेत्र का विकास सर्वांगीण रूप से हो, ये हमारी उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश प्रेमी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी खबर ये आ रही है अवनीश जी कि बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। देखिए बिल्कुल, और खास बात यह है कि 2002 में जो चंदन रामदास जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं और उनके निधन के बाद ही सीट खाली हुई थी, तो उस पर बीजेपी ने एक बार फिर अपना परचम लहराने का काम किया है और 2321 मतों से जो है यहाँ पर कांग्रेस हारी है और बीजेपी ने इस सीट पर अपनी जीत हासिल की है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मार्जिन काफी कम है। इससे पहले हम अगर 2022 की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट थे चंदन रामदास, वो 11,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी और उसके बाद ही उनके निधन के बाद ही उपचुनाव हुआ है। तो जिससे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी भले ही जीत गई हो, लेकिन उसका जो जीत का मार्जिन रहा है वो बहुत कम रहा है और कांग्रेस भले ही हारी हो लेकिन उत्साहित है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले जो चुनाव है, यही कहें कि कांग्रेस का क्या भविष्य है, तो उसको लेकर भी बहुत उत्साहित यहाँ पर कांग्रेस दिखाई दे रही है, भले ही उसने हार यहाँ पर हासिल की हो। जी, शुरुआती जब रुझान आ रहे थे तब कांटे की टक्कर नजर आ रही थी। यहाँ पे बसंत कुमार आगे चल रहे थे, लेकिन देखिए अब एकदम से यहाँ पे सब कुछ पलट गया और बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। देखिए, आप लगातार आंकड़ों पर नजर आपकी रही होगी, लेकिन इतना जरूर है कि शुरुआत में यानी कि पहला राउंड जब रहा तो उसमें भी कांग्रेस मार्जिन में थी और 500 कुछ का मार्जिन वो लेकर चल रही थी। उसके बाद वो मार्जिन घटता चला गया
और तीसरे राउंड के बाद लगातार यहाँ पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाती रही, लेकिन बीजेपी इस चीज को लेकर निश्चित तौर पर आशंकित रही थी कि यहाँ पर जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो उलटफेर की संभावनाएं यहाँ पर हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि दो तीन चीजें यहाँ पर जरूर रही हैं। एक तो यह है कि जो सहानुभूति होनी चाहिए थी पार्वती देवी के प्रति चंद्र रामदास जी के निधन के बाद, वो सहानुभूति यहाँ पर नहीं दिखाई दी, और यही कारण रहा कि वोट जो है जो प्रतिशत रहा है एक तरह से जो बीजेपी को मिला है वो कम रहा है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ये जीत अगर हम सीधे तौर पर कहें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वजह से मिली है, तो इसमें दो राय नहीं होगी कि मुख्यमंत्री लगातार बीजेपी उम्मीदवार के साथ जन समर्थन उन्होंने किया, जनसंपर्क किया, लोगों से वो मिले और लगातार पब्लिक के बीच जाकर वो यही कहते रहे कि स्वर्गीय चंद्र रामदास के निधन के बाद सीट भले ही खाली हुई हो, लेकिन यहाँ की जनता ने जो विश्वास उस परिवार पर जताया है उसको वो पूरी तरह कायम रखेंगे, और जो भी विकास योजनाएं यहाँ पर शुरू होनी चाहिए थी, जो भी विकास कार्य चंद्र रामदास करना चाहते थे, उनको अक्षरशः पूरी तरह उनका पालन किया जाएगा, उनका पूरा किया जाएगा। तो जिस तरह यहाँ पर संगठन और सरकार ने मिलकर काम किया है, चाहे मुख्यमंत्री के लगातार दौरे रहे हों, उनकी जनसभाएं रही हों, कैंडिडेट से भी काफी असर पड़ा है, और यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, भले ही वो कम मार्जिन से हो। जी, तमाम जानकारियों के लिए। तो बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है और ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस की हार हुई है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।